हेलो एवरीवन, आज है डिकोडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का एपिसोड 2 और इस सीरीज में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस को सुलझा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो कि है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में कई सारे केस लॉज को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें वो अलग अलग सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस में ये लॉ किस तरह से एप्लीकेबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अगेंस्ट में प्रोविजन दिया हुआ है, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भारत में तो लागू नहीं होता और ये चीज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, जहां बोला गया है कि कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पास नहीं किया जा सकता। तो अगर इस टर्म को ब्रॉडली समझे तो ये वो लॉज है जो उस चीज या उस एक्शन को पनिश कर रहा है जो तब लॉफुल था जब उसे किया गया। तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिस वक्त किसी एक्ट को किया गया तब अगर वो लॉफुल था तो बाद में उसी एक्ट के रिगार्डिंग लॉ बनाकर उस प्रीवियस एक्शन को ऑफेंस नहीं बताया जा सकता। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज वो लॉज है जो रेट्रोस्पेक्टिवली ऑफेंसेस क्रिएट कर रहा है, यानी डेट में पीछे जाकर एक्शंस को ऑफेंस बता रहा है और उन एक्ट्स के लिए लोगों को पनिश कर रहा है। ऐसे लॉज इंडिया में वैलिड नहीं है। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी इंसान को उन ऑफेंसेस के लिए ही पनिश किया जा सकता है जो लॉ इन फोर्स को वायलेट करता है, यानी जिस वक्त एक्ट हुआ उस समय जो एक्ट ऑफेंस है सिर्फ वैसे कुछ करने पर ही पनिशमेंट दिया जा सकता है, अदर केसेस में नहीं। एक बहुत अच्छा केस एग्जाम्पल है पी गोविंद पिल्लाई वर्सेस पद्मानभा पिल्लाई, एआईएन 1961 का केस है। इस केस में बोला गया कि अगर एक रूल को बताया गया है कि वो 1 जुलाई 1961 से एप्लीकेबल होगा, ठीक है, लेकिन उसको गेजेट में 7 जुलाई 1961 को पब्लिश किया गया, तब उस रूल को 7 जुलाई 1961 से पहले जो भी एक्ट्स हुए हैं उन पर लागू नहीं किया जा सकता। उसी तरह आईपीसी में सेक्शन 304 बी को 19 नवंबर 1986 को इंसर्ट किया गया, जिससे डाउरी डेथ को अलग से एक ऑफेंस बना दिया गया और उसके लिए मिनिमम 7 साल का इंप्रिजनमेंट इंपोज किया गया। सोनी देवराज भाई बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इस केस में बोला गया था कि उस डेट से पहले के एक्शंस पर यह प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो अब तक आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब तो समझ में आ गया होगा और यह भी समझ में आया होगा कि इस लॉ का इम्प्लीकेशन क्या है। तो चलिए अब डिफरेंट केसेस के मदद से अलग अलग सिनेरियोज में इसके इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अधीन सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन को ही प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन सिविल लायबिलिटीज को रेट्रोस्पेक्टिवली इंपोज किया जा सकता है। हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को हम यहां डिस्कस करेंगे। तो एक एक्ट पास होता है जून 1957 में और इस एक्ट के जरिए एम्प्लॉयर्स पर यह लायबिलिटी इंपोज की जाती है कि अगर किसी भी अंडरटेकिंग को बंद किया जा रहा है तब उस केस में एम्प्लॉयर्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा और ये रूल 28 नवंबर 1956 से एप्लीकेबल रहेगा, यानी एक्ट पास होने से पहले से अप्लाई होगा और अगर इस रूल का कॉम्प्लायंस नहीं हुआ तब उस केस में उस स्टैट्यूट के तहत इंप्रिजनमेंट मिलेगा। अब सवाल ये आया कि क्या ये 1957 का स्टैट्यूट आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का वैलिडिव है। तब कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि क्योंकि इस एक्ट के थ्रू जो लायबिलिटी इंपोज किया गया है वो एक सिविल लायबिलिटी है, इसलिए ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का वैलिडिव नहीं है। नंबर 2, टैक्स लॉस पर भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉस का कोई इफेक्ट नहीं होता। इवन अगर टैक्स लॉ के थ्रू रेट्रोस्पेक्टिवली पेनल्टी भी इंपोज किया जा रहा है तो भी इस आर्टिकल को वो वायलेट नहीं करता है। नंबर 3, सेबी एक्ट के तहत भी अगर कोई इंपोजिशन रेट्रोस्पेक्टिवली होता है तो भी वो वैलिड रहेगा। नंबर 4,
गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कई बार ना करप्शन कर बैठते हैं और इसी करप्शन को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 पास किया गया, जिसने इस एक्ट को क्रिमिनल मिसकंडक्ट का ऑफेंस बना दिया। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस इसी एक्ट के तहत हुआ और बोला गया कि इस एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का वायलेटिव है। अब ऐसा क्यों? आर्ग्यूमेंट ये था कि इस एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के तहत अक्यूज के पास जो भी पिक्यूनियरी रिसोर्सेज यानी मॉनेटरी रिसोर्सेज या फिर प्रॉपर्टी है, उन सब को कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें वो सभी प्रॉपर्टीज और पैसे आ रहे थे जो उन्होंने खुद एक्वायर किया है या उनके बिहाफ पे जिसको किसी ने एक्वायर किया है, और इस एक्ट के पास होने से पहले भी जो कुछ एक्वायर किया गया उनको भी कंसीडर किया जा रहा था। इसलिए बोला गया कि ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का वायलेटिव है और एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है, लेकिन कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। किसी भी स्टैट्यूट को सिर्फ इस वजह से रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बोला जा सकता कि उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके लिए उन एक्शंस को कंसीडर किया जाता है जो एक्ट इनएक्ट होने से पहले का है। नंबर 5, इस आर्टिकल के तहत एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंडर उन सभी कन्विक्शंस को प्रोहिबिट किया जाता है जो या तो किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत ऑफेंस है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत एक ऑफेंस है। नंबर 6, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 डिसिप्लिनरी एक्शंस पर लागू नहीं होता है। नंबर 7, इस आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में एक और पोर्शन है जो कहता है कि किसी भी इंसान को लॉ इन फोर्स से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। यानी कि अगर कोई एक्ट कर रहा है और वो लॉ इन फोर्स का वायलेटिव है, तब उस केस में लॉ इन फोर्स को वायलेट करने के लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है वही पनिशमेंट मिलेगा। अगर उसी लॉ को अमेंड करके पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया तो जिस व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है उसका पनिशमेंट इंक्रीज नहीं होगा। जब उसने ऑफेंस किया तब जो पनिशमेंट था उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगा। नंबर 8, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के तहत क्रिमिनल पनिशमेंट्स को कम जरूर किया जा सकता है। रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में अक्यूज्ड एक 16 साल का लड़का हाउस ट्रेसपास करने और एक 7 साल की लड़की के मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश करता है और वो दोषी भी पाया गया और मैजिस्ट्रेट ने उसे 6 महीने का रिगरस इंप्रिजनमेंट की सजा दी। अक्यूज ने एडिशनल सेशन जज में अपील किया और उसके बाद हाई कोर्ट में रिविजन फाइल किया, लेकिन कहीं भी प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का बेनिफिट क्लेम नहीं किया। ये एक्ट पेनोलॉजी के फील्ड में एक रिफॉर्मेटिव मेजर था और इसमें बोला गया था कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट में रिविजन डिसमिस होने के बाद एपेलेंट ने पिटिशन किया कि इस एक्ट का बेनिफिट उसे देना चाहिए, लेकिन रिजेक्ट हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हुआ और सवाल ये उठाया गया कि क्या अक्यूज्ड को इस एक्ट का बेनिफिट दिया जा सकता है जो उसको सजा मिलने के बाद में इनैक्ट हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के मेजॉरिटी से ये ओपिनियन दिया कि ये बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का रूल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के रेस्पेक्ट में जरूर होता है और इस तरह के केस में पनिशमेंट को कम करने के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। ये था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का प्रोविजन। नेक्स्ट एपिसोड में हम कौन से कॉन्सेप्ट को डिकोड करें ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हम उसी को कवर करेंगे। Thanks for watching.